इस सुरंग को जब देखा उसने, तो सुरंग को देख करके उसने अपनी बुक में वर्णन किया कि सुरंग में रानी पद्मिनी का जोहर हुआ है। तो अंग्रेज इतिहासकार के आधार पर ये जोहर की जगह है पद्मिनी की, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपको चित्तौड़गढ़ का पूरा कंप्लीट वीडियो दिखाने के लिए। चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा किला है, तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो मैं अकेले नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल गाइड है, वो ही बता सकते हैं। और अभी मैंने एक गाइड हायर किया है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पर उनको, तो उनसे बातचीत करते हैं और चित्तौड़गढ़ का पूरा किला इन्हीं के साथ में घूमेंगे और एक एक चीज़ बताएंगे। तो स्वागत है साहब आपका हमारी वीडियो के अंदर। शुभ नाम क्या आपका? मेरा रामेश्वर दास। तो आपको थोड़ा सा परिचय दीजिए आपके बारे में। मैं यहाँ का चित्तौड़गढ़ से रहने वाला लोकल स्तर का गाइड, राजस्थान पर्यटन विभाग से अप्रूव्ड गाइड रामेश्वर दास, जो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ का जो है मेन पैलेस, इसी से हमारी जो जर्नी पूरी फोर्ट की जो है शुरू होती है। और यहाँ का ये मेन पैलेस, और थोड़ा हम इस किले के बारे में, ब्रीफ इतिहास के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। जो ये किला जो आप देखने के लिए आए हैं, एशिया का सबसे बड़ा किला है। और इसके बारे में कवि ने कहावत लिखा है कि कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। यहाँ का जो वंशज है वो कहलाता है सिसोदिया। सिसोदिया का मतलब होता है सिर दिया, लेकिन सिर झुकाया नहीं, वो सिसोदिया। ऐसा मानते हैं। जो हम 8वीं शताब्दी का जो महल देखने जा रहे हैं, ये बाप्पा रावल ने बनाया था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी के हमले में इनको विध्वंस किए गए, तोड़े गए, तो बाद में राणा कुंभा जो मेवाड़ के प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने 1433 AD में इस पैलेस को वापस रिनोवेट किया, तो उनके नाम से अभी इसको कुंभा के नाम से कुंभा महल कहा जाता है। जैसे आज जो हम बिल्डिंग मकान बनाने के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं, ऐसे उस जमाने में सीमेंट की जगह हम चूने का उपयोग करते थे। और ये चूना बनाने का जो है, एक तरह से इसको चक्का भी कहा जाता है, गरड़ भी कहा जाता है। और ये उस ज़माने में एक बड़ा पत्थर का पहिया होता था, जिसको बेल लेके, जैसे घानी होता है, तेल बनता है, ऐसे उस ज़माने में इसमें चूना बनाते थे, जिससे ये सारे महल वगैरह बने हुए हैं। और इसमें उड़द की दाल, गुड़, गोंद, मेथी और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े पीसते थे, जिसको बेल लेके घानी की तरह, तो उसका जो पेस्ट बनता था, फिर आग की भट्टी में पकाते थे। और उसमें उड़द की दाल का पाउडर है, जो चिकना फूड है, वो डालते थे, और मेथी डालते थे। मेथी में कड़वापन होता है, जैसे आज हमारी दीवारों में कीड़ा लगता है, उस ज़माने में इन महलों की जो है कीड़े से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए मेथी का उपयोग इस चूने में किया जाता है, ताकि इनको लाइफ बढ़ जावे। और ये सारे चूने से बने हुए महल है, और चूना बनाने का गढ़ है। और अभी जो हम ये जो झरोखे देख रहे हैं, इन झरोखे के बारे में कहा जाता है ये जनाना पार्ट है, जहाँ पे महिलाएं, रानियां उस ज़माने में उनके रहने के लिए, देखने के लिए झरोखे बने हुए हैं। और ये उस समय किले का पीछे का भाग था, इसी वजह से ये महल वगैरह सारे पीछे रखे गए हैं। और आपके जैसे पीछे में हम देखेंगे तो एक सेमी सर्कल वॉल जो बना हुआ है, सेमी सर्कल वॉल, जिसको उस ज़माने में कहा जाता है, आज भी इसको जाना जाता है नौलखा भंडार के नाम से। नौलखा भंडार, इसका मतलब उस ज़माने में इसमें जो है स्वर्ण मुद्राएं, जो उस ज़माने में मुद्राएं थी, वो सिक्के चलते थे, वो इसमें जमा रखे जाते थे। और उस ज़माने का ये मेवाड़ का जो है राजधानी चित्तौड़गढ़ था, उसका ये रिजर्व बैंक था, RBI एक तरह से। उस ज़माने में इसमें पैसा रखते थे। और जब कभी मेवाड़ राज्य में अकाल पड़ गया, ये युद्ध की स्थिति बन गई, तब उस जगह से पैसा निकाल के राजपूत राजा उसको उपयोग में लाते थे। तब तक वो एक तरह से रिजर्व जो पैसा रखा जाता था, जिसको नौलखा भंडार जो रिजर्व बैंक था। और इसके बाहर की तरफ कोई गेट नहीं दिया है, दीवार जो बनी हुई है, दीवार के पीछे से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है और सीढ़ियाँ जो है सीढ़ियाँ नीचे उतरती है। अंदर बड़े बड़े कमरे बने हुए, तो उस ज़माने में ये पैसा रखने का स्टोरेज था। और इसी से लगी जो दीवार है, ये बनवीर की दीवार कहलाती है, जो अभी हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। जो सीढ़ियाँ जो गवर्नमेंट ने ASI डिपार्टमेंट के अधिकार में 1956 के बाद में इस किले को जो है गवर्नमेंट ने अधिकार में लिया। और भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, जिसके द्वारा इनका अभी समय समय पे देख रेख होता है, उन्हीं ने ये सीढ़ियाँ बनाई है। उस ज़माने में ये घोड़े चढ़ने का रास्ता था, और ये गेट भी बड़ा था पहले, जिसको अभी छोटा किया गया है। और अभी हम इस महल के पीछे के रास्ते से जो है महलों के अंदर जा रहे हैं। आइए, अभी हम आपको जैसे वो रास्ता दिखाया था घोड़े चढ़ने का, तो ये अस्तबल है, जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। और घोड़े तो राजपूतों के पास बहुत से होते थे, लेकिन जो राजपूत जो सूर्य के उपासक थे, अपने आप को राम की संतान मानते थे। और हम हिंदू धर्म के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सूर्य का रथ, जो रथ है, उस रथ में जो 7 घोड़े हैं, उसके अनुसार वो 7 सफ़ेद घोड़े जो राजा लोग स्पेशल यहाँ पे बांधते थे, जिनकी केवल पूजा होती थी, राइडिंग नहीं। कभी कभी राजा का रथ होता था, उस रथ में 7 घोड़े जोत के किले का चक्कर लगाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये स्पेशल घोड़े बांधने की जगह है, जो अस्तबल। और घोड़ों की पूजा का जो विधान है, वो शास्त्रों में, हमारे हिंदू शास्त्रों में इस वजह से बनाया कि घोड़ा जो है एक ऐसा प्राणी है जो घोड़े के ऊपर जो बैठने वाला सवार है,
सवार के दिमाग में क्या चल रहा है वो घोड़ा समझ सकता है। इसी वजह से हमारे शास्त्रों में घोड़ों की, अश्वों की पूजा का विधान बनाया। और ये उस समय का स्टोर था एक तरह से दाना रखने के लिए। जो एक अंग्रेजों के समय इसको रिनोवेट किया, नया बनाया, तो वो थोड़ा नया दिख रहा है। इसको, इस जगह को कहा जाता है सूरज गोखड़ा। गोखड़ा जो है राजस्थानी वर्ड है। गोखड़े का मतलब होता है झरोखा, बालकनी। तो उस समय जितने भी किले में राजा हुए 8वीं से 16वीं शताब्दी तक, वो जगह से सूर्य की पूजा अर्चना, प्रार्थना करते थे। वो सूर्य की पूजा करने का जगह है जिसको सूरज गोखड़ा कहा जाता है। और उस ज़माने में जितने भी राजा हुए किले में, वो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सूर्य की पूजा होती थी। तो पूजा, जब उस ज़माने में राजपूत राजाओं को कभी सूर्य या बरसात के मौसम में कभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए, तो उस समय सूर्य का मूर्ति रखा जाता था। ऐसा मानते हैं कि वो 51 किलो सोने का सूर्य का मूर्ति था जिसकी पूजा करते थे राजा लोग। जब सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उसको पानी का अर्घ दे करके, जल का अर्घ दे करके, फिर घोड़ों की पूजा करके फिर पानी पीते थे राजपूत। ये उनका रोज का रूटीन था। और ये जहाँ पे मूर्ति रखते थे, जो अभी यहाँ का जो सोने का बना हुआ मूर्ति, जो जब उदय सिंह राजा हुए किले के, और उदय सिंह जो 1568 में जब अकबर का हमला हुआ, उस समय उदय सिंह राजा जिन्होंने चित्तौड़ से राजधानी हटा करके अपनी राजधानी, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर ले गए, तो उस समय उस सूर्य का मूर्ति, यहाँ से सारी चीज़ें जो उदयपुर ले गए, जो अभी आज की तारीख में आपको उदयपुर के जो सिटी पैलेस बने हैं उनमें देखने को मिलता है। और इधर में जो हम देखेंगे, जो छतरी बना है जो सूरज गोखड़े के ठीक सामने, जिसको कहा जाता है नौबत खाना, नौबत खाना या नगाड़ खाना। तो जब पूजा होती थी, पूजा के समय म्यूजिशियन चैम्बर था वो एक तरह से, जो कुछ लोग ऊपर बैठ के नगाड़े, शहनाई, वो म्यूजिक वादन होता था, शहनाई बजती थी। तो उस पूजा के लिए तो वो उस समय का नौबत खाना कहा जाता, जिसको नगाड़ खाना भी कहते हैं। आइए, जो सेकंड एंट्रेंस, जिसको त्रिपोलिया के नाम से जानते हैं। त्रिपोलिया जो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी वी हैव 3 मेजर गॉड। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमारे 3 प्रमुख देवता है, उन्हीं के नाम से इसका नाम त्रिपोल है। त्रि का मतलब 3, पोल का मतलब एंट्रेंस, दरवाजा। तो ये उस समय का महलों में आने के लिए सेकंड एंट्रेंस है। इसी गेट के राइट साइड में जो बड़ा डोम बना है, जो उस समय राजाओं के जो हाथी होते थे, हाथी नॉर्मल हाथी नहीं, जो एलिफेंट कहते हैं वो नहीं, जो रेनोसरस, जो गेंडा हाथी होता था, जिसको बांधने का जगह, जिसको लोकल भाषा में गेंडा ठाण कहा जाता है। और जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये एक तरह से उस समय राजाओं का स्टेज था। बाहर से कोई आते थे प्रोग्राम, नाच गान के, तो वो यहाँ होते थे। और आप देखेंगे पीछे में अस्तबल जो है, अस्तबल के ऊपर जो झरोखे बने हैं जहाँ पे राजा लोग बैठते थे, और उनके दोनों जो अस्तबल के ऊपर में जो झरोखे हैं, झरोखे के दोनों तरफ जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, वो पर्दा थी रानियों के लिए, तो उनके लिए खिड़कियाँ रखी है छोटी छोटी, तो वो प्रोग्राम देखने के लिए। तो ये उस समय का एक तरह से स्टेज था। और फिर बड़े दरवाजे के बाद में महलों में आने के लिए छोटे रास्ते रखे गए, सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर आते थे। हर महलों में आप देखोगे ना, तो छोटे छोटे गलियारे मिलेंगे आने जाने के लिए। वो गलियारे रखने के पीछे कारण ये है कि कभी उस समय मानना था कि दुश्मन की सेना यहाँ तक आ गई है, तो महलों में एक साथ अधिक संख्या में नहीं आए। हाँ जी, नहीं इमरजेंसी नहीं, जैसे ये महलों का एंट्रेंस है, बड़े गेट के बाद में फिर इधर से महलों में आना होता था। इस वजह से ये छोटे इसलिए गलियारे रखते थे, क्योंकि कभी महलों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और दुश्मन की सेना किले तक को जीत करके महलों तक आ गई है, तो महलों में एक साथ अधिक संख्या में नहीं आए, एक एक करके चढ़ेंगे इजीली। हमको जो कम सेना भी है तो उनको रोक सकते हैं। इस वजह से छोटे छोटे गलियारे, छत को भी छोटा बनाते थे। पड़ता थी महिलाओं में, राजपूतों में। इसी वजह से इधर जो आप देखोगे ना, ये महल अलग अलग देखने को मिलेंगे। राइट साइड में जो महल है, ये रानियों के लिए, जिनको जनाना महल कहते हैं, जिनका हम थोड़ी देर पहले बाहर से देखा था, जो बालकनियाँ बनी है। तो ये अंदर का पार्ट हम देखने जा रहे हैं, जो रानियों के लिए जनाना महल। और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे हम, ये मर्दाना महल के नाम से। और इन महलों का जो बेसमेंट है, जिनमें उस समय अन्न रखने के भंडार हुआ करते थे, क्योंकि इसका जो हम नीचे देखेंगे अभी, जो यहाँ से गिरा हुआ थोड़ा, तो यहाँ से देखने को मिलता है। वैसे इनके आने जाने की जो एंट्रेंस है, वो महलों के बाहर की तरफ से है। और ये अन्न रखने के भंडार हुआ करते थे। वो छोटा सा मूर्ति देखोगे आप, जो अन्नपूर्णा का है, तो अन्नपूर्णा का मूर्ति, जो हिंदू धर्म के आधार पर जो हम अन्नपूर्णा को मानते हैं, जो गोडेज है, जो अन्न को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके आधार पर ऐसा मानना जाता है कि ये उस समय ग्रेन रखने का एक तरह से ग्रेनरी था ये पूरा पूजा। तो इस वजह से सबसे पहले मंदिरों और मूर्तियों को तोड़वाए, फिर बाद में महलों की छतों को बारूद भर करके इन छतों को उड़ाया गया। उनका मानना था कि हम तो इस जगह को, मुगलों का मानना था, दुश्मनों का, कि हम तो इस जगह को लूट के जा रहे हैं, लेकिन इस किले में कोई नया शासक बना तो उसके शासक की जो इनकम होगी सारी, वो इनको मरम्मत करने में चली जाएगी, तो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा नहीं पाएगा, कमजोर रहेगा, दोबारा कभी भी हमला करेंगे। इसी वजह से ये महलों की छतों में बारूद भर के इन छतों को ब्लास्ट किया गया। और ये जो पूरा महल हम देख रहे हैं, ये पूरे महल राजपूत स्थापत्य कला के हैं। राजपूत स्थापत्य कला की जो पहचान है, हर जगह जो आप देखोगे ना, झरोखे बने हैं, झरोखों के नीचे जो सपोर्ट लगे। का जन्म भी हुआ था ना, उदय सिंह, राणा प्रताप का कुंभलगढ़ में हुआ। बाकी उदय सिंह, ये पूरा मेन पैलेस है। और हाँ, ये झरोखों के नीचे जो सपोर्ट लगे हैं, जिनको लोकल भाषा में टोडी कहा जाता है, टोडी जो है, इनसे पहचान होती है कि राजपूत स्थापत्य कला। और ये टोडी का जो शेप है, जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये राजाओं के रूम थे उस समय। हाँ, तो इनके अंदर उदय सिंह का जन्म हुआ। हाँ, ये मर्दाना महल है ना, वो रानियों के लिए जनाना महल।
नीचे में जो टूट गए हैं वो भी पहले 3 मंजिल में कवर्ड थे, कई कमरे थे, छत से कवर्ड थे, जैसे वो आखिरी का राइट साइड में दिख रहा है ना, ऐसे पूरा ये ढका हुआ था। तो इनको कहा जाता कंवरपंदा के महल। कुंवर कहते हैं राजाओं के लड़कों को, जो राजकुमार होते थे उनके लिए वो सेपरेट भाग था। ये यहाँ का मेन पैलेस जो 8वीं शताब्दी का बना हुआ, बाद में कुंभा ने इनको रिनोवेट किया 1433 एडी में, तो कुंभा के नाम से। और कुंभा जो मेवाड़ के प्रतापी राजा थे, उनका जो समय था मेवाड़ के इतिहास में गोल्डन पीरियड कहलाता है, जिन्होंने 1433 ईस्वी से लेके 1468 ईस्वी तक मेवाड़ पे रूल किया, करीबन 35 साल तक। तो उस समय, उस दौरान उनका जो समय है वो गोल्डन पीरियड, क्योंकि कुंभा जो थे जिन्होंने पूरे मेवाड़ में 84 किले हैं, उनमें से 32 किले कुंभा के द्वारा बनाए हुए, जिसमें कुंभलगढ़ है, माउंट आबू मचलगढ़ है, भीलवाड़ा जिले में जाते हैं मांडलगढ़ है, तो कई किले कुंभा। हाँ, तो कहीं पूरा कवर्ड था क्या ऊपर से? हाँ, ये पूरा 3 मंजिल में कवर्ड था, कई कमरे थे। और ये जो राजकुमारों के रहने के महल थे, जिनको कंवरपंदा के महल कहते हैं, इन्हीं महलों में आपने पन्नाधाय का नाम सुना हो, तो जिन्होंने अपने बच्चे का सेक्रीफाइस दिया था, तो वो, हाँ, वो इन्हीं महलों की वो घटना हुई है। लेकिन हम प्रॉपर जगह नहीं बता सकते, क्योंकि सारे टूट गए हैं महल, खंडर हो गए। और इन जो राणा प्रताप की दादी और राणा संग्राम सिंह, जिनका पूरा नाम है, जिनका शॉर्ट में सांगा कहते हैं, जिनके शरीर के ऊपर 80 गांव के चिन्ह थे, एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था, हाँ, एक आंख, और शरीर के ऊपर 80 गांव के चिन्ह थे। और उनके राणा सांगा ने उनके जीवन काल में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे, कोई भी युद्ध हारे नहीं। हाँ, राणा सांगा जिनका वीरता में नाम आता है, जिनके शरीर के ऊपर 80 गांव के चिन्ह थे, फिर भी वो युद्ध लड़ते थे। और जिन्होंने बाबर से भी युद्ध लड़ा था 1527 में आगरा के पास खानवा के मैदान में। तो उस समय कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप लाने वाला बाबर था, और बाबर ने सीखा था तोपों के बारे में ईरान से। फिर वो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पर अधिकार किया। तो फिर 1527 में राणा सांगा युद्ध के लिए गए थे बाबर से लड़ने के लिए। 1527 में आगरा के पास खानवा के मैदान में उनमें युद्ध हुआ था। उस समय बाबर से प्रथम दिन लड़ते हुए राणा सांगा विजय हुए, तो तोप छीन के लाए, तो वो तोप अभी हम देखेंगे अंदर में। तो उसके बाद दूसरे दिन जब युद्ध शुरू हुए, तो उस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया, तो राणा सांगा उस युद्ध में मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में सैनिक जो थे उनके, जिनको राणा सांगा को वहाँ से युद्ध क्षेत्र से हटा करके शाही कैंप में ले गए। कैंप में ले जाने के बाद में जब उनका उपचार किया और जब उनको वापस होश आया, तो राणा सांगा को अपने आप से दुख हुआ। उनका मानना था कि मेरे को युद्ध क्षेत्र से हटाया क्यों, मैं युद्ध भूमि में मरा क्यों नहीं। फिर भी ऐसी कंडीशन में, जख्मी कंडीशन में होने के बाद भी राणा सांगा ने उस समय प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं बाबर को हराऊंगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो बाद में उन्हीं के मंत्रियों ने, राणा सांगा के मंत्रियों ने, सेनापतियों ने सोचा उस समय कि इनकी कंडीशन युद्ध के लायक नहीं है अब हमारी, और ये ऐसी प्रतिज्ञा ले रहे जो पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए उनको दवा के अंदर शीशा पीस करके पिलाया, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो राणा सांगा की पत्नी कर्णावती उस समय गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई। और उदय सिंह के जन्म के बाद में कर्णावती यहाँ की इंचार्ज बनी, और उस समय बहादुर शाह ने हमला किया। तो उस समय कर्णावती ने उदय सिंह जो छोटा था, जिसको पन्ना को दे दिया, और विक्रमादित्य जो उनसे बड़े थे, उनके उदय सिंह के बड़े भाई, जिनको बूंदी भिजवाया। और कर्णावती ने अपनी मदद के लिए उत्तर भारत में राखी का धागा भिजवाया था किसी भी राजा को। हाँ, पहले तो उसने उत्तर भारत में भिजवाया राजपूत राजा के लिए। राजपूत जो राखी लेके गया संदेशवाहक, वो कहीं पे भी राजपूत राजा जो है सहायता के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो वो अंत में हुमायूं के दरबार दिल्ली पहुंचे, और उस समय हुमायूं जब मदद के लिए आने के लिए तैयार हुआ, और ये पता जब बहादुर शाह को लगा कि हुमायूं बीच में आ रहा, तो बहादुर शाह ने एक पत्र लेके संदेशवाहक हुमायूं के पास भिजवाया। उस पत्र में लिखा कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, अगर आप बीच में आ गए तो खुदा को क्या जवाब दोगे। तो इस वजह से हुमायूं आने में एक दिन का देरी किया, जानबूझ कर रास्ते में रुक गया, जिसकी वजह से कर्णावती ने सोचा कि वो मदद के लिए आएंगे नहीं। तो कर्णावती ने 1536 में 13,000 महिलाओं के साथ में दूसरा जोर कर्णावती ने किया। तो उसके बाद बहादुर हुमायूं आया, और वो भी लूट पाट करके चला गया। और उसके बाद जो है इस इन महलों में पन्नाधाय जो उस समय उदय सिंह की देखभाल करती थी। और ये छोटा सा जो हम ग्राउंड देख रहे हैं, ये राजकुमारों का महल थे इधर। तो उनके लिए, राजकुमारों के लिए ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड था, उनको तलवार चलाने का जो एक तरह से प्रशिक्षण जो दिया जाता था, वो ये इनका एक तरह से फील्ड है उस समय। और अभी हम जो जा रहे हैं, जो जहाँ तलवारें बनाते थे लोहा गर्म करके, लोहा पीट के, वो जगह देखने के लिए। अच्छा जी, तलवार बनाते थे यहाँ? हाँ, ये तलवार बनाने का, और यहाँ तलवार उनको चलाना सिखाते थे। और सामने जो टूट गए महल, ये राजकुमार रहते थे, और इन्हीं महलों में पन्नाधाय जो उदय सिंह की देखभाल करते थे। और उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य वापस जो हुमायूं के जाने के बाद यहाँ के राजा बने। तो हुमायूं जो राजा बना विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा इधर से, विक्रमादित्य के बारे में कहते हैं, तो बेटा चंदन था, हाँ, वो यहीं रहता था उनके साथ में। हाँ, वो उदय सिंह की देखभाल करते थे पन्ना, और उसका स्वयं का लड़का चंदन था। तो उस विक्रमादित्य जो राजा बना था, तो विक्रमादित्य के बारे में कहते हैं कि वो जो शराबी थे, विलासी थे, मतलब हमेशा चापलूस से गिरे रहते थे, शासन के योग्य नहीं थे, लेकिन वो शासक बने थे। और अभी जो हम देख रहे हैं नीचे में,
ये उस समय का एरन जिसको कहा जाता है, जो आज भी आपने देखा हो जो बैलगाड़ियों में रहते हैं, लोहा पीटने का काम करते हैं, जिनको गाड़ी लोहार के समाज के लोग कहते हैं ना, तो वो इस जगह पे उस जमाने में राजाओं के लिए तलवारें बनाते थे, हथियार बनाते थे। तो उनका ये एरन कहलाता है, जहाँ आज भी वो हर वर्ष पूजा के लिए आते हैं, जो उनकी जीविका है जी। और पन्नाधाय जो इन महलों में उदय सिंह की देखभाल करते थे, और विक्रमादित्य जो शासन के योग्य नहीं थे, जिनको आपको पता, उनको मारने के लिए इन महलों में आया। और महलों में आने के बाद में जब पन्नाधाय को पता लगा उससे पहले कि बनवीर दास से पुत्र विक्रमादित्य को तो मार चुका है और उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, तो उस समय पन्नाधाय ने राजघराने का अन्न खाया उसका हक अदा करने के लिए। उस समय जो उनका स्वयं का लड़का था पन्नाधाय का, जिसका नाम चंदन था, चंदन और उदय सिंह दोनों एक उम्र के होने की वजह से पन्ना ने कपड़े बदल कर उदय सिंह के जहाँ सोता था अपने बच्चे को रख दिया, उनकी जगह रख दिया था जी। और जब बनवीर इन्हीं कमरों के हाँ हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर और छत थी, इनके छतों के ऊपर कमरे थे, ये 3 स्टोरी में थे। ये उस समय के एक बेसमेंट है एक से। अच्छा, अनाज रखने के लिए? नहीं, अनाज का तो वो है। अच्छा, ये गुफा के लिए, गुफा कह सकते हैं। हाँ, ये एक तरह से उस समय के बेसमेंट, नीचे रूम बने हैं। अच्छा। और जब बनवीर आया इन महलों में और पन्ना को पूछा कि यहाँ का राजकुमार कहाँ है, तो पन्ना धाय ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये सो रहा है उदय सिंह, और उसी की आंखों के सामने ऐसा मानते हैं कि बनवीर ने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए पन्ना के लड़के के, लेकिन पन्ना धाय ने अपने मुंह से ऊप तक नहीं किया। तो इतना बड़ा बलिदान इन महलों में पन्ना धाय ने दिया। उदय सिंह को जो खाना खा के झूठी पत्तल डालते हैं, उन पत्तलों के टोकरे में छुपा करके झूठी पत्तलों से ढक करके जैसे पत्तल डालने जा रहे हैं, ऐसे माध्यम से किले के बाहर पहुंच करके कुंभलगढ़ भिजवाया। अच्छा। कुंभलगढ़ में उस समय एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था आशा शाह देवपुरा, उनके घर में उदय सिंह को रख के पन्ना वापस यहाँ किले में आई ताकि बनवीर को पता नहीं चले। तो उदय सिंह जो है वो वहाँ कुंभलगढ़ में एक जैन व्यापारी के घर में, जिनका नाम आशा शाह देवपुरा, वहाँ बड़े हुए वो। वही बड़े हुए थे? हाँ। राज्याभिषेक उनका? वो तो फिर बाद में अभी बाहर चलते समय वो दीवार है ना, वहाँ देखा था। चलो, ये अगर ब्रिज आती हो तो कवर, ये चित्तौड़गढ़ का जो है पश्चिमी भाग, तो इधर में ये किला सुरक्षित था क्योंकि इधर में 2 नदियां जो हैं इस चित्तौड़गढ़ से क्रॉस होती है। एक जो नदी, जो ब्रिज देख सकते हैं आप नीचे में, जो ये ब्रिज बना है जो गंभीरी नदी के नाम से है, और ये नदी जो है मध्य प्रदेश से निकल के आती है। एक आगे जो नदी देख रहे हैं जो दूर है, तो 2 नदियों का संगम है यहाँ पे, जो बेड़च नदी के नाम से, जो उदयपुर की खमनोर की पहाड़ियों से निकल के और यहाँ आती, दोनों नदियों का संगम है। तो उस समय ये इस पश्चिमी तरफ से ये किला सुरक्षित था। और इधर जो हम युद्ध के मैदान देखेंगे वो इधर पूरब की तरफ। तो ये जो महल देख रहे हैं हम, ये रानियों के जो जनाना महल के नाम से, और जो मेन पटरानियाँ होती थी जिनको पटरानी कहते थे, उनके लिए निवास और ये कमरे थे। ये 3 मंजिल में कवर्ड थे, तो उसके लिए आप जो है ना सीढ़ी देख सकते हैं। एक सीढ़ी बाहर की तरफ से दिया है, एक सीढ़ी अंदर की तरफ से। ये छतों से कवर्ड थे, जिनकी छतों में युद्ध के दौरान छतों को तोड़ा गया है। और ये उन्हीं के लिए लेफ्ट साइड में जो है ये रानियों के लिए जनाना महल है। तो जनाना महल में अटैच टॉयलेट होते थे, तो ये टॉयलेट है, वो सामने बाथरूम है, और ये छोटा सा ड्रेसिंग रूम जो कपड़े बदलने के लिए। हाँ जी। अच्छा जी। अब बोलना है कुछ टॉयलेट है। ये उस समय रानियों के लिए 8वीं शताब्दी में महलों के अंदर अटैच टॉयलेट होते थे, तो ये टॉयलेट है रानियों के उस जमाने के, और बाद में समय समय पे रिपेयरिंग हुए हैं। क्या बात है। ये सामने रानियों के बाथरूम, जो जनाना महल है, जनाना महल में अटैच महलों में टॉयलेट बाथरूम जो 8th सेंचुरी के। इनमें बहुत सारा विंडो रखा हुआ, और जितना भी विंडो है उस ज़माने में सारा विंडो पत्थर की जाली से कवर्ड रहती थी। जालियाँ जो आप देख सकते हैं, कहीं कहीं जालियाँ जो है टूटी हुई देखने को मिलती है, जैसे वो राइट साइड पे देखेंगे तो ये सारी जालियों से क्या, उस ज़माने में पर्दा होने से जो महिलाएं होती थी वो महिलाएं महलों से बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सके। तो ये उस समय के एक तरह से पर्दा होने की वजह से ये उनके लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ रखी है जो जालियों से कवर्ड रहती थी। और उस ज़माने में पेंट भी होते थे, डेकोरेट होते थे, तो कहीं कहीं जो है लाल और ब्लू कलर देखते हैं आप ऊपर में। जी। तो ये लाल और ब्लू कलर से पेंट होते थे। लाल जो महिलाओं के सुहाग के प्रतीक है, और ब्लू जो कलर है वो वीरता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए लाल और ब्लू से ये महलों को पेंट किया जाता था। लेकिन हमले में सारा ये नष्ट हो गया। और जैसे हाँ, ये पत्थर जो बना हुआ ना नक्काशी, जिसमें फ्लावर बने हुए हैं, और फ्लावर के ऊपर जो डिजाइन देखे हुए जिसमें पानी का कलश है,
और हम जो पूजा में रखते हैं ऊपर नारियल है, नारियल पानी के कलश से पत्तियां जो बाहर आई हुई, तो हमारे जैसे हम आसपास जो हमारे चीज़ें होगी उसी से हमारे विचार बनते हैं। तो उस ज़माने में राजा जो हैं महलों में तलवारों को, शेर की खालों को टेर कर रखने के और ये ऐसे सिंबॉलिक रखने से उनके भाव जो हैं वो वीरता के भी बने रहे और सात्विक बने रहे, इसलिए ऐसे डेकोरेट जो है आसपास में अपने माहौल ऐसा बनाए रखते थे। लेकिन अभी हम देखते हैं सारा जो है टूटा हुआ है, खंडर है, तो इसी वजह से क्यों जो हम देखने जा रहे हैं, ये जो नीचे देखोगे ना, ये सुरंग जो यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाके ऐसा मानते हैं कि एक पानी का जो सरोवर बना हुआ जिसको गोमुख कहा जाता है, तो ये जो रास्ता है यहाँ से लेके वहाँ तक की दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर। तो उस ज़माने में पर्दा प्रथा थी, तो महिलाओं का चेहरा कोई देखे नहीं, तो इस गुप्त रास्ते से जो है महिलाएं नहाने के लिए जाती थी, नहा करके उधर जो है शिव की पूजा करके वापस इन गुप्त रास्तों से महलों में आती, ताकि उनका कोई चेहरा नहीं देखे। और अंग्रेज़ों के समय जो इतिहासकार जो कर्नल जेम्स टोड के नाम से, जिसने जो अंग्रेज़ था और जिसने इस मेवाड़ का इतिहास लिखा है, उसके बुक का नाम एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान है। तो उस बुक के अनुसार ऐसा मानते हैं, और जो जेम्स टोड जो हर जगह घूम के लिखा, तो इस सुरंग को जब देखा उसने, तो सुरंग को देख करके उसने अपनी बुक में वर्णन किया कि सुरंग में रानी पद्मिनी का जोहर हुआ है। तो अंग्रेज इतिहासकार के आधार पर ये जोहर की जगह है पद्मिनी की, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल इतिहासकार जिनका नाम श्यामल दास है, जिन्होंने हमारे मेवाड़ का जो इतिहास लिखा, उसके बुक का नाम वीर विनोद है। उस वीर विनोद के बुक के अनुसार ऐसा मानते हैं कि जो रानी पद्मिनी का जोहर हुआ वो इन्हीं महलों के जो खुले प्रांगण, जैसे हमने जहाँ राजकुमार ट्रेनिंग करते थे, जहाँ पे ऑडियंस हॉल, जहाँ दरबार लगाते थे, तो ऐसी खुली जगह में रानी पद्मिनी का जोहर हुआ। ये लोकल इतिहासकारों का मत है, जबकि अंग्रेज इतिहासकार का मत है कि सुरंग में रानी ने जोहर किया। तो कहने का अर्थ है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग अपने अपने मत हैं, और हम लोकल इतिहासकारों का विश्वास ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में कम जानते। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि अंग्रेज की बात को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि लोकल चीज़ों को, लोकल बातों को हम महत्व कम देते हैं। तो हम जो है लोकल इतिहासकारों का महत्व विश्वास रखते हैं, उसके अनुसार खुले में जोहर संभव है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहता है। सही बात। मंदिर, इसको मंदिर नहीं है, इसके बारे में जब 1956 में गवर्नमेंट ने इस जगह से आसपास से खुदाई करवाया, तो खुदाई में इस जगह से 2 शिलालेख मिले, इंस्क्रिप्शन। एक के आधार पर ऐसा कहते हैं कि ये राणा कुंभा जो मेवाड़ के राजा हुए, जिनकी लड़की थी उस समय, जिनका नाम रमाबाई था, तो रमाबाई की शादी के लिए एक तरह से सेरेमनी जो हुई थी वो इसमें हुई थी, और उनके 7 फेरे यहाँ लिए गए अंदर में। अंदर में हम देखेंगे ना, तो एक छतरी और बना हुआ, छतरी के चारों तरफ स्पेस है, तो उससे ज्ञात होता है कि राणा कुंभा की लड़की जिसका नाम रमाबाई, उसके शादी के लिए जो हम शादी पे मंडप बनाते हैं जिसको चमरी कहते हैं, तो ये उस समय कुंभा की लड़की की शादी के लिए चमरी बनाई गई। और दूसरा शिलालेख है, उसके आधार पर ऐसा मानते हैं कि हो सकता है बाद में शांतिनाथ का जैन मंदिर में कन्वर्ट किया हो, लेकिन ये शादी के लिए प्रॉपर लगता है। महलों के अटैच जो मंदिर बने हैं, ये राणा सांगा के जो इष्ट देव देवनारायण, जो गुजरों में भी इष्ट देव माना जाता है, और जो गुजर समाज से, तो वो राणा सांगा के इष्ट देव थे। और यहाँ पे जब भी राणा सांगा युद्ध में जाते थे, तो राणा संग्राम सिंह इस देवनारायण जो मंदिर है यहाँ पे अपने तलवारों की पूजा करके युद्ध में जाते थे बख्तर पहन के, तो ये उनके इष्ट देव जो देवनारायण करके जो मंदिर है ये। और अभी हम जो जा रहे हैं, जो बनवीर की दीवार है, बनवीर की दीवार के पीछे में तोपखाना बिल्डिंग जो हम देखेंगे, आइए। ये शादी के लिए इसलिए हो सकता है, इसके बाहर जो है ना एरोटिक स्कल्पचर बने हुए, जैसे ये है, जैसे खुजराहो देखे हो ना आपने, खुजराहो में कामसूत्र के आधार पर मूर्तियां हैं, तो ऐसे कामसूत्र के आधार पर मूर्तियां इसके आउटसाइड में बनी हुई, तो हो सकता है ये पूरा प्रॉपर शादी के लिए बनाया हो, जिसको श्रृंगार चमरी कहा जाता है। और इसी के राइट साइड में हम देखेंगे जो तोपखाना बिल्डिंग है, जो 1526 में बाबर तोपें लेके आया भारत में, उससे पहले तोपें नहीं थी। तो तोपें आने के बाद में ये उस समय का जो है चित्तौड़गढ़, तोपें नहीं थी तब तक ये किला सुरक्षित था, क्योंकि इस किले का जो हाइट है ज़मीन से, ग्राउंड लेवल से हाइट जो है 580 फुट है, और बॉम्बे सी लेवल से इसकी ऊंचाई 1850 फीट। द्वारा रिनोवेट किया, बहुत से मंदिर जो रिनोवेट नहीं हो पाए इस किले में, उनके टूटे हुए जो पार्ट इधर उधर बिखरे हुए थे, तो गवर्नमेंट ASI डिपार्टमेंट ने एक जगह जो कलेक्ट किया ना, कुछ यहाँ देखेंगे हम, कुछ आगे भी देखेंगे, तो ये सारे जो मंदिर तोड़े थे उन मंदिरों के टूटे हुए पार्ट हैं जो गवर्नमेंट ने एक जगह यहाँ रखे हैं। बाबर से छीन के लाए थे, जिस तोप का नाम गर्भगंजन है। और गर्भगंजन इसलिए कहा जाता है इस तोप को कि ये तोप जो जब चलती है युद्ध में, तो इस तोप की आवाज़ इतनी भयंकर होती है कि अगर पास में कोई लेडीज है, उसके पेट में बच्चा, तो उनकी आवाज़ से उनके गर्भ गिर जाते थे, इसलिए इसका नाम गर्भगंजन है। जो पूरी पीतल और कांसे की तोप बनी हुई है, जो हाथियों से खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और ये राणा सांगा जो बाबर से छीन के लाए थे। हाँ जी, चलो ये तो ये कुछ तोपखाना, और आगे जो है बारूद के जो भंडार थे ना, जो अभी एक ASI के कार्यालय बने हुए हैं। तो कुछ तोपें हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी हम यहाँ से वापस बैक लेंगे रिटर्न।
ये तोप नहीं था तब तक ये किला सुरक्षित था, और जब तोप आ गया भारत में तो किला सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ मैदान है, नीचे से तोप के गोलों की बौछार करे तो किले की दीवारें टूट के दुश्मन अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से उदय सिंह जो थे राजा, जिन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल करके यहाँ से राजधानी चित्तौड़ से हटा करके अकबर के हमले के पहले और उदयपुर ले गए। उदयपुर जो बसा है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच खड्डे में उदयपुर बसा है। तो उस समय राजपूतों का मानना था कि जब दुश्मन तोपे लेके आएंगे तो पहाड़ों पे तोपे चढ़ा नहीं पाएंगे, तो हम सेफ रह सकते हैं। इसी वजह से